नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप ठीक ठाक ही होंगे। तो करिए अपने अगले सेशन की शुरुआत। ठीक है जी। तो आज आप हेडिंग डालिए, आग बुझाने वाले यंत्र। आग बुझाने वाले यंत्र भाई किन यंत्रों के द्वारा अपन आग बुझा सकते हैं। सही बात है ना जी। तो 1 नंबर वर्ग ए। वर्ग ए में कौन कौन सी आग आती है भाई? कागज, कपड़ा, लकड़ी, जूट आदि में लगने वाली जो आग होती है ना, वो किस में आती है? वर्ग ए में। कल भी मैंने बता दिया था। वर्ग बी द्रव पदार्थों में लगने वाली आग। द्रव पदार्थों में लगने वाली आग। लगने वाली आग जैसे पेट्रोल, डीजल और क्या होता है भाई? केरोसिन। केरोसिन इनमें जो आग लगती है ना, वो बी श्रेणी में आती है। नंबर 3 वर्ग सी गैसों में लगने वाली आग। गैसों में लगने वाली आग। लगने वाली आग जैसे एलपीजी होती है, सीएनजी होती है, ये गैसें होती है भाई। 4 नंबर वर्ग डी। जो डी श्रेणी की आग होती है ना, वो होती है धात्विक तारों। तारों में लगने वाली आग। लगने वाली आग बिजली के तारों में जो आग लगती है ना, वो डी श्रेणी में आती है। इनको बुझाने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं, तो इसमें तो क्या लेते हैं? शीतल जल की बौछार वाला यंत्र। शीतल जल की क्या करते हैं? बौछार करते हैं आग बुझाने के लिए। तो शीतल जल की बौछार के द्वारा क्या करते हैं अपन? आग बुझाते हैं। ए वर्ग ए श्रेणी की जो आग होती है ना, वो ए शीतल जल की बौछार के द्वारा अपन बुझा सकते हैं। वर्ग बी जो बी श्रेणी की आग होती है, जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में जो आग लगती है, उसको अपन किसके द्वारा बुझाते हैं? या तो फोम टाइप यंत्र, फोम टाइप यंत्र, या जाग वाला यंत्र भी बोल सकते हैं। जाग पलवन यंत्र। यंत्र के द्वारा भी इस आग को अपन काबू कर सकते हैं। यह तीसरा ऑप्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वर्ग सी में जो गैसों में लगने वाली आग होती है, तो इसको बुझाने के लिए हेलोन टाइप यंत्र का प्रयोग करते हैं। हेलोन का प्रयोग करते हैं। या किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। हेलोन या कार्बन डाइऑक्साइड वाला यंत्र काम में लेते हैं। वर्ग डी श्रेणी की जो धात्विक तारों में जो लगने वाली आग होती है, इस आग को अपन शुष्क पाउडर के द्वारा बुझाते हैं। कभी गलती से पानी गिर दिया जाए तो बहुत ही खतरा हो सकता है। पानी से इस आग को नहीं बुझा सकते अपन। शुष्क पाउडर के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, इसके द्वारा बुझा सकते हैं। या
सीटीसी के द्वारा ये यंत्र अपन काम में लेते हैं साहब। तो आपको ये बात याद रखनी है भाई, इस पर अपन कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। अब एक बात आती है कि भाई सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किस यंत्र का? कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको अपन बोलते हैं सीटीसी। इसी को अपन ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन के नाम से भी जानते हैं। ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन। तो ये बात भी आप याद रखनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इतनी सी कहानी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अब आता है अगली कहानी। अगली कहानी क्या आती है? एक तो होता है मानक, एक होता है मानकीकरण। जिसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड मानक, आदर्श भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है निर्धारण करना। किसी राशि का मान, किसी राशि की परिभाषा या किसी उत्पाद का आकार, प्रकार या उसका विवरण, इन सभी का निर्धारण किया जाता है, वो ही मानक कहलाता है, वो ही स्टैंडर्ड कहलाता है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्धारण करना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मापतोल पद्धतियाँ होती है, जिनमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसमें कोई हेराफेरी नहीं होती है। उसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक होता है, वो किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पीयर होता है। अपन कह सकते हैं कि ये 1 किलो है, बिल्कुल 1 किलो, इसमें कोई हेराफेरी है ही नहीं। सही है ना बात? तो ये तो हो गया मानक। लेकिन ये मानकीकरण है ना, जिसका नामकरण नहीं होता ना, जिस पर मोहर नहीं लगती है ना, उससे पहले तो वो क्या होता है, मानक ही होता है। लेकिन जिस पर भारत सरकार द्वारा जो मोहर लग जाती है ना, उसका नामकरण हो जाता है, वो मानकीकरण होता है। कैसे होता है भाई मान लो अपन कोई भी उत्पाद देखते हैं, उस पर ISI मार्का लिखा हुआ होता है, जिससे कि इसमें क्या होता है, इससे जो उपभोक्ताओं के जो हितों में होती है,
उपभोक्ताओं के जो हित होते हैं उनकी रक्षा होती है। उसमें किसी प्रकार का नकलवाद नहीं होता, उसमें नकली उत्पाद नहीं होता, शुद्ध प्योर होता है वो मानकीकरण। यह होता है मानकीकरण, जिसका नामकरण हो जाए, जिस पर मोहर लग जाए। सगाई से पहले निर्धारण करते हैं, सगाई हो जाती है ना, तब इसे निर्धारण हो जाता है कि अपना वहीं पर क्या होगा, शादी संभव होगा, ब्याह संभव होगा। लेकिन तब ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण उसकी रजिस्ट्री पक्की कर देता है ना, तब उसका क्या होता है, मानकीकरण हो जाता है। ये बात है जी, शायद मेरी बात इस मानकीकरण में और इसमें आपको समझ में आएगी। तो ये मानकीकरण संस्था कब लागू हुई? 1969 में, 1969 में। ठीक है जी। ISI एक संस्था थी जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिनके द्वारा इस मानकीकरण का क्या किया, कार्य प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों इस मानक में उस मानकीकरण में ये अंतर था भाई, उपभोक्ताओं के हितों में रक्षा हो सके, कोई नकली उत्पाद नहीं बेच सके, ये बात थी। अब चलते हैं, अगला अपना प्रश्न है, अगला टॉपिक। एक आप नाम सुनते हैं PPES, सही है ना जी? इसका मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब होता है व्यक्तिगत रक्षण उपकरण। जो व्यक्ति की रक्षा के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं, जो डिवाइस काम में लेते हैं, वही क्या होते हैं, PPS होते हैं। साधारण भाषा की बात है और थ्योरी की इस कमी नहीं है, जितना रटो उतना ही कम है। PPS पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फुल फॉर्म होती है इसकी व्यक्तिगत रक्षण उपकरण। जो मानव की रक्षा के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं, व्यक्ति खुद की रक्षा के लिए, वही व्यक्तिगत रक्षण उपकरण होता है। जैसे हेड की सुरक्षा, यानी सिर की सुरक्षा के लिए, क्या लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं। हाथों की सुरक्षा के लिए, क्या लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, या रबड़ के दस्ताने, यही पहनते हैं ना। और आता है भाई पैरों की सुरक्षा के लिए, क्या करते हैं, पैरों की सुरक्षा के लिए अपन सेफ्टी शूज पहनते हैं, जूते पहनते हैं ना।
आँखों की सुरक्षा के लिए, आँखों की सुरक्षा के लिए अपन क्या लगाते हैं भाई, ऐनक लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। उसी प्रकार श्वसन की सुरक्षा के लिए, सांस की सुरक्षा के लिए श्वसन रेस्पिरेटर लगाते हैं। जैसे कि जो गंदगी वायुमंडल में जो उपस्थित गंदी हवाएं हैं वो श्वसन के द्वारा फेफड़ों तक, अपने लंग्स तक नहीं पहुंच सके, तो ये अपने व्यक्तिगत रक्षण उपकरण में आते हैं। ये भी बात आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, आपको लाइक आता है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया रामबाण तक लाऊं। सही है ना जी। तो अब आता है अपना नेक्स्ट, इस लेसन का अंतिम टॉपिक है जिसका नाम 5S अवधारणा। 5S अवधारणा आपने सुना होगा नाम, नहीं सुना तो आज सुन लेते हैं। इसमें 5 चरण है, इसमें 5 चरण होते हैं। बिल्कुल बात क्लियर यहाँ तक। नंबर 1, इससे भाई फायदा क्या होता है? ये 5S अवधारणा है, सब आपने बता दी। 5S अवधारणा है, इसमें फायदा क्या होता है? एक तो कार्यशाला में साफ सफाई रहती है, कार्यशाला हो चाहे कोई कंपनी हो कहीं भी, एक तो क्या होती है, स्वच्छता बनी रहती है। दूसरी बात क्या होती है भाई, जो उत्पादन होता है ना उसमें अधिकता हो जाती है। उत्पादन में क्या हो जाती है, अगर साफ सफाई रहेगी, बढ़िया अरेंजमेंट से सिस्टम वाइज माल सेट रहेगा तो बिक्री ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये 5S अवधारणा का महत्व है और इसमें 5 चरण होते हैं। नंबर 1 होता है शॉर्ट, नंबर 2 होता है, नंबर 2 कौन होता है, सेट इन ऑर्डर। नंबर 3 होता है साइन। नंबर 4 होता है वो स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्डाइज। और 5 नंबर होता है उसको अपना सस्टेन बोलते हैं, सस्टेन। मतलब होता है, शॉर्ट का मतलब होता है छांटना, चटनी बोलते हैं। चटनी बोल सकते हैं या छांटना, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सेट इन ऑर्डर, व्यवस्था क्रम। एक होता है साइन, साइन का मतलब होता है चमकाना, चमक। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है भाई मानकीकरण, मानकीकरण। एक होता है सस्टेन, अनुशासन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और आपको हर एग्ज़ाम में ये एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाला है, ये मैं आपको वादा देता हूँ। शॉर्ट, छांटनी,
छटनी का मतलब होता है जो अलग प्रकार के उत्पाद हैं वो अलग छट जाते हैं, और जो जो एक नंबर में जो उत्पाद हैं वो एक नंबर में आ जाते हैं, और उन्हीं को व्यवस्था से अपन 2 नंबर व्यवस्था से सेट करते हैं। फिर साइन उनको चमका देते हैं, उनकी डस्ट वगैरह हटा देते हैं, वो क्या हो गया, चमकाना। मानकीकरण, यही मानक रूप से जो मानकीकरण अभी नहीं हुआ था कि भाई जो ISI जो पद्धति थी उसके द्वारा मानकीकरण कर देते हैं उसका। और सुस्टेन क्या होता है, अनुशासन, एक अरेंजमेंट सिस्टम से, ऐसे मान लो, ऐसे अनुशासन यानी शासन के द्वारा सेट करना। ये जो बात है इसी आधार पर संकलित है भाई। तो शायद मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। आज अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, अब आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, किस प्रकार की आग निम्नलिखित में से तारों में लगने वाली श्रेणी का प्रकार है? श्रेणी का प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, किस प्रकार की आग निम्नलिखित में से तारों में लगने वाली श्रेणी का प्रकार है? ऑप्शन नंबर श्रेणी ए वर्ग। ऑप्शन नंबर श्रेणी बी वर्ग। ऑप्शन नंबर सी श्रेणी डी वर्ग। ऑप्शन नंबर डी श्रेणी सी वर्ग। किस प्रकार की आग निम्नलिखित में से तारों में लगने वाली आग का प्रकार है? श्रेणी ए वर्ग, श्रेणी बी वर्ग, श्रेणी डी वर्ग, श्रेणी सी वर्ग। ए वर्ग में कागज, लकड़ी, कपड़ा, जूट, कपास में जो लगने वाली आग होती है वो आती है। श्रेणी बी में जो द्रव्य पदार्थ, ठोस पदार्थों में लगने वाली आग होती है, तेल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि में। श्रेणी डी वर्ग में आग आती है वो वैद्युतिक तारों में लगने वाली, धात्विक तारों में लगने वाली, बिजली के तारों में लगने वाली आग। श्रेणी सी वर्ग में आग आती है वो गैसों में लगने वाली आग। तो ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट, डी। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 2, कागज में लगने वाली आग को निम्न के रूप में बुझाया जाता है। प्रश्न है, कागज में लगने वाली आग को निम्न के रूप में बुझाया जाता है। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए पानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जाग वाला यंत्र द्वारा। 3 कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। और नंबर 4 हेलोन द्वारा। बताइए जी, कागज में लगने वाली आग होती है वो किसके रूप में बुझाया जाता है? पानी के द्वारा, जाग वाला यंत्र द्वारा, भाई जो डीजल पेट्रोल में लगती है उसके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो इसका उपयोग गैसों में भी करते हैं, तो वैद्युतिक तारों में भी करते हैं। हेलोन का प्रयोग ये गैस में लगने वाली आग को बुझाने के लिए करते हैं। बचा ऑप्शन ए पानी के द्वारा, शीतल जल की बौछार के द्वारा इस श्रेणी की आग बुझाते हैं, ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3 क्या है भाई? निम्नलिखित में से PPES उपकरण
का एक भाग होता है, भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए हेलमेट, हेलमेट। ऑप्शन नंबर बी चश्मा। ऑप्शन नंबर सी रबड़ के दस्ताने, रबर के दस्ताने। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। बताओ जी, निम्नलिखित में से पीपीएस उपकरण का एक भाग है। हेलमेट होता है, चश्मा होता है, रबड़ के दस्ताने, उपरोक्त सभी। पीपीएस उपकरण क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब व्यक्तिगत रक्षण उपकरण जो व्यक्ति की रक्षा के लिए काम में लेते हैं। हेलमेट लेते हैं सिर की सुरक्षा के लिए, चश्मा आंखों की सुरक्षा, रबड़ के दस्ताने हाथों की सुरक्षा के लिए, और उपरोक्त सभी, तो जी उपरोक्त सभी है, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4, 5S अवधारणा में दूसरा चरण किसको निरूपित करता है? DMRC 2018 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था भाई ये, और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 18 मार्च का एग्ज़ाम था, और उसमें ऑप्शन दिए थे भाई। ए ऑप्शन शॉर्ट, बी साइन, सी सेट इन ऑर्डर, डी सुस्टेन। ये ऑप्शन थे साहब। तो बताओ, शॉर्ट छटनी नंबर 1, साइन 3 नंबर चमकाना, सेट इन ऑर्डर 2 नंबर, सुस्टेन 5 नंबर। बताओ जी इसमें करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, सेट इन ऑर्डर, व्यवस्था क्रम। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन, सी। लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है, ISI का पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए इंडियन स्टैंडर्ड, STANDERD स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। बी इंडियन सिस्टम इंटरसिटी। सी इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। और डी ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दिस। बताओ जी, ISI का पूरा नाम? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन सिस्टम इंटरसिटी, इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, या ऑल ऑफ दीज। कौन सा होगा भाई इसमें? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ऑप्शन ए। ये थे दोस्तों अपने 5 क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सभी के पास आप शेयर करें। आज अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट, कल अपन सेकंड लेसन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद जी।